अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है नरेशंस। ठीक है, नरेशंस को जो है वो आप कह सकते हैं ये डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती हैं। ठीक है, तो नरेशंस ही डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच हैं। तो आज हम इसको सीखेंगे और इसमें हम आज इसका जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो आज आपको मैं वो करवाऊँगी कि नरेशंस बेसिकली होती क्या हैं और ये डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कौन कौन सी तब्दीलियां हैं जो एक जनरल वे में आती हैं इनके अंदर। ठीक है, तो आज हम इसमें जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे नरेशंस का, और इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे चल के डिटेल से भी बात करूँगी हर पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बहुत ही आपको इससे फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। आप इसको देखिएगा लाजमी और एंड तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं। नरेशन से मुराद है बयानिया, यानी कि तर्ज गुफ्तगू या फिर बयान, तर्ज बयान। ये दो किस्म का होता है। पहली किस्म डायरेक्ट स्पीच यानी कि बिला वास्ता या बराह रास्त बयान कहलाती है। इसमें दो बंदे आपस में आमने सामने यानी कि फेस टू फेस गुफ्तगू करते हैं। जबकि दूसरी किस्म इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि बिल वास्ता बयान कहलाती है। इस बयान में इन्हीं में से कोई एक शख्स इस गुफ्तगू को या बातचीत को किसी तीसरे बंदे तक अगर पहुंचाता है तो ये बिल वास्ता बयान कहलाती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें नरेशंस की इंग्लिश में, तो इसमें ये कुछ यूँ होगी: इट मीन्स द वे ऑफ टेलिंग आर नरेटिंग समथिंग told by someone. This something may be a story, a conversation, an event or an account, यानी कि कोई भी तफसील, हाल वाल, कुछ भी इसमें ठीक है हो सकता है। तो इस तरह की गुफ्तगू में, बयान में या आपस में जो तर्ज बयान है, तो दो अनासर इसमें ज़रूरी होते हैं। एक होता है इसमें स्पीकर और एक होता है इसमें लिसनर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो बच्चे नज़र आ रहे हैं। इसमें एक बच्चा, ये पहला बच्चा ये बता रहा है, ये कहता है आई फेल डाउन द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से गिर गया। अब ये दूसरा बच्चा इसको सुन रहा है बात को, ये स्पीकर है, ये लिसनर है। अब यही वाला बच्चा जब आगे चल के एक तीसरे बच्चे को, यहाँ एक बच्ची आपको नजर आ रही है दूसरी पिक्चर में, यहाँ पे इस बच्ची को वही वाली बात बताता है जो उस बच्चे ने, पहले बच्चे ने इससे कही थी। अब ये बच्चा जब इसको पहुंचाएगा ये बात, तो वो किस तरह से होगी, इसने इस तरह से बयान किया। ही सेड मीन्स कि इस बच्चे ने कहा, ही सेड दैट ही हैड फॉलन डाउन द स्टेयर्स। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको सेंटेंस की शक्ल सारी चेंज नज़र आएगी, कुछ इसमें चेंजेस आ चुकी हैं। तो ये हो गया बिल वास्ता बयान यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच। जबकि यहाँ पे देखें ये है डायरेक्ट, ये उस बच्चे के एज इट इज़ वर्ड हैं जो उसने खुद से बोले, ये उसके डायरेक्ट स्पीच है। जब ये बात आगे जाके रिपोर्ट की जा रही है, ये कोटेड है, ये उसके डायरेक्ट वर्ड्स हैं जो उसने बोले। अब ये बात आगे रिपोर्ट की जा रही है। ये बच्चा जब रिपोर्ट कर रहा है इस लड़की को, इस बच्ची को, तो वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो थोड़े से आप यहाँ पे डिफरेंसेस देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ देखें आपको नज़र आ रहा है आई का यूज़ हुआ, यहाँ पे ही का। इसके अलावा भी और चेंजेस हैं जिनके बारे में आगे चल के बात करेंगे। कि यहाँ पे फेल पास्ट टेंस शो कर रहा है, सेकंड फॉर्म, जबकि यहाँ पे आप देखें हैड फॉलन, आप देख रहे हैं हैड फॉलन, तो ये पास्ट परफेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे टेंस भी चेंज हो गया और टेंस की भी बैक शिफ्टिंग हुई है, पास्ट से पास्ट परफेक्ट में चला गया है। अच्छा, अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट आर कोटेड स्पीच। ये देखिए डायरेक्ट स्पीच की बात अब हम करेंगे। दो हमने काइंड्स देख ली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम बारी बारी इनकी बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ डायरेक्ट आर कोटेड स्पीच। ठीक है, कोटेड मीन्स डायरेक्ट कोटिंग, डायरेक्ट जो के वर्ड्स जो कोई अदा करता है, जो बात करता है, वही वाली हमने एज इट इज़ देखनी है उसको कि वो किस तरह से, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं
और यहाँ पे ये बच्चा कुछ कह रहा है। हम इससे पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी इसमें समझ आ जाएगी। ये देखिए, डायरेक्ट कोटेड स्पीच की डेफिनेशन आप देख लें। व्हेन वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट एनी चेंज, then this mode of communication is direct speech. Such speech is enclosed with inverted commas or quotation marks. ठीक है, अब इसमें आपको समझ आ गई होगी कि ये कहते हैं कि इस तरह से है कि जब भी हम कोई बात पहुंचाते हैं किसी तक, अगर वो भी बात हमने एग्जैक्ट वर्ड्स में की है, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स में की है, जो कुछ स्पीकर ने बोला वही वाली बात, तो विदाउट एनी चेंज, बगैर किसी तब्दीली के अगर पहुंचाई जाती है या की जाती है, किसी की बात को उसी के अल्फाज में बयान किया जाता है, तो इस तरह का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इस तरह की स्पीच में क्या होता है कि ऐसी स्पीच, ऐसी बात जो डायरेक्ट होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है और कोटेशन मार्क्स यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। अब जैसे कि ये इस बबल में आप देख सकते हैं कि ये बच्चा एक बात कर रहा है, अली सेड आई वांट टू प्ले आउटसाइड। अब यहाँ आप देख सकते हैं अली ने कहा मैं बाहर खेलना चाहता हूँ। अब इसको आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास ये स्पीच के स्टार्टिंग में और स्पीच के एंड में ये शो करते हैं कि ये वो वर्ड्स हैं, एग्जैक्टली ये वो वर्ड्स हैं जो कि अली ने कहे। अब इसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि ये एक सिंपल सा एक बयानिया है, एक बात है, ठीक है ना। तो इसको हम आगे चल के मज़ीद देखते हैं। अच्छा, आप देखें इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन आपको एक पिक्चर शो हो रही है और साथ में आपको ये एक डेफिनेशन है इनडायरेक्ट स्पीच की। तो यहाँ पे इसका मतलब है हम इसमें आप क्या देखेंगे, पहले हमने डायरेक्ट स्पीच को समझा कि एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जब हम रिपोर्ट करते हैं या एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जब हम उनकी बात करते हैं तो वो कहलाते हैं डायरेक्ट स्पीच। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट की जाती है थोड़ा सा डिफरेंट वे में। अच्छा, when we do not report the real words of speaker and change them, जब हम रियल वर्ड्स को, एक्चुअल वर्ड्स, स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को उसी तरह से नहीं पहुंचाते हैं बल्कि चेंज कर देते हैं, यानी कि अपने अल्फाज में बयान करते हैं, then this mode of communication is called indirect speech. Such speech is not enclosed with quotation marks or inverted commas. इसका मतलब है कि फिर इस तरह की स्पीच का क्या होता है, क्या डिफरेंस यहाँ पे है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमास आपको नज़र नहीं आएंगे। जैसा कि आप इस बबल में देख सकते हैं कि इसमें अब ये जो है इसकी मदर हैं या टीचर जो भी हैं, यहाँ पे इसके बाद इनके वर्ड्स हैं कि अली सेड दैट ही वांटेड टू प्ले आउटसाइड। अली ने कहा कि वो बाहर खेलना चाहता था। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमास नज़र नहीं आएंगे और थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ चुकी हैं। पहले अली ने कहा था कि मैं खेलना चाहता हूँ, अब यहाँ पे बात उसकी रिपोर्ट की जा रही है अपने अल्फाज में। अब जो लिसनर है जिसने लिसन की उसकी बात, अब वो उस बात को अपने अल्फाज में बयान करेगा तो वहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो चेंज क्या आया है, प्रोनाउन भी चेंज हो गए हैं और टेंस भी चेंज हो गया है। अली ने कहा था मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले, जबकि यहाँ पे क्या हो चुका है, अली सेड दैट ही वांटेड टू प्ले आउटसाइड। तो इस तरह की चेंजेस यहाँ पे आती हैं, ये भी आपने देख लिया यहाँ पे। और ये भी चूँकि सिंपल सेंटेंस है तो ये भी स्टेटमेंट कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, लिखा हुआ है कि 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, इनके स्पीच के 2 पार्ट्स कौन से होते हैं। पहले वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, और दूसरे पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर डेफिनेशन में जाने से पहले आप यहाँ पे एक लुक इस पर एक नज़र डाल लें कि इस सेंटेंस को देख लें, ही सेड आई विल कॉल यू। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पहला पार्ट है इस कॉमा से पहले वाला, यानी कि और दूसरा पार्ट है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला। अब ये जो बाहर वाला हिस्सा है ही सेड, ये वो हिस्सा है उस स्पीकर के अल्फाज हैं, वो स्पीकर बोल रहा है जो कि किसी मैसेज को रिपोर्ट करने वाला है, ठीक है। और ये अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो अल्फाज हैं, वो मैसेज है जो उस स्पीकर का है, उस बोलने वाले का है जिसका ये मैसेज है, ठीक है। यानी कि ये तो हो गया रिपोर्ट करने वाला, ठीक है, यानी कि वो अल्फाज जो कि उस शख्स के हैं जो मैसेज को पहुंचाने वाला है, यानी कि वो आगे बात किसी तीसरे शख्स तक करने वाला है या बात वो पहुंचाने वाला है।
जबकि ये रिपोर्टिंग इसके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की जो स्पीच है ये वो अल्फाज हैं, ये उसके अल्फाज हैं, उस स्पीकर के अल्फाज हैं कि जिसका मैसेज रिपोर्ट किया जाना है। तो ये बाहर वाले हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा, जबकि ये अंदर वाला कॉमास के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन भी यहाँ देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच है क्या। रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। रिपोर्टिंग स्पीच में उस स्पीकर के अल्फाज होते हैं। द स्पीकर, द पर्सन यानी कि वो शख्स हु इज़ रिपोर्टिंग द मैसेज, जो इस मैसेज को रिपोर्ट कर रहा है या करने जा रहा है, वो बंदा जो है उसके अल्फाज इस हिस्से में होते हैं जो मैंने आपको बताया कि ये बाहर वाला हिस्सा। तो रिपोर्टिंग स्पीच उन अल्फाज पर, स्पीकर के उन अल्फाज पर मुश्तमिल होता है जो कि यानी कि वो स्पीकर जो बात पहुंचाने वाला है। तो दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ये उस स्पीकर के अल्फाज पर मुश्तमिल होता है ये हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच वाला कि हुज मैसेज इज़ रिपोर्टेड, जिसका मैसेज रिपोर्ट किया जाता है, जिसका मैसेज रिपोर्ट किया जाता है, जिसकी बात आगे पहुंचाई जाती है, ये यहाँ पे उस स्पीकर के अल्फाज होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बाहर हो गया, ये तो हो गया स्पीकर खुद जिसकी बात है, और ये बाहर वो लिसनर है जो बाद में एज ए स्पीकर काम करेगा किसी और को बात पहुँचाने में। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चल के देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें उन चेंजेस का जिक्र आप देखेंगे, उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो जनरली मेन चेंजेस होती हैं और ये ओवरऑल स्पीच के अंदर पाई जाती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंजेस आती हैं। ज़्यादातर चेंजेस जो रूनुमा होती हैं वो होती हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में जो है वो मेजर चेंजेस आती हैं। उन मेजर चेंजेस के अंदर सबसे पहली चेंज आती है ओमिशन ऑफ कॉमास। वो जो एनक्लोज्ड होती है स्पीच वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाया जाता है। सबसे पहला पार्ट ये होता है चेंज का। दूसरा होता है चेंज इन प्रोनाउन। तो जितने भी रिपोर्टेड स्पीच, जब मैं कहती हूँ रिपोर्टेड स्पीच, इसका मतलब ये है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने भी प्रोनाउन जहाँ जहाँ मौजूद होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, उनके तो चेंज इन प्रोनाउन आता है यहाँ पे। तीसरी चेंज आती है चेंज इन टेंस। तो टेंस भी चेंज होता है। ठीक है, सिर्फ कुछ एक दो केसेस हैं जिनमें टेंस चेंज नहीं होगा, वो मैं आपसे आगे फर्दर डिटेल से बात करूँगी इन पे। लेकिन ये चेंज आप देख लें, चेंज इन टेंस भी आती है। चेंज इन एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस जो होता है उसमें भी चेंज आती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो ये वो चेंजेस हैं जो कि मेन चेंजेस हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में जो आती हैं। जी व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे चेंज इन प्रोनाउंस की। देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस की चेंज किस तरह की होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हेल्प लेंगे हम SON फार्मूला से। तो इस SON फार्मूला को आपने बहुत अच्छे से जहन में बिठाना है। जहाँ कहीं भी प्रोनाउन की चेंज करने की बात हो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपने इस फार्मूला को जहन में बिठाना है। और कैसे, ये जो फार्मूला है SON के नाम से, आप इसके नीचे देख रहे हैं कि 1, 2 एंड 3, S के साथ 1 है, O के साथ 2 और N के साथ 3 है। तो ये आपने माइंड में इसी तरह से बिठाना है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, जब कभी भी मैं जहाँ कहीं रिपोर्टेड स्पीच का जिक्र करूँगी, नाम लूँगी, तो फ़ौरन से आपके माइंड में आना चाहिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच। और जब कभी मैं कहूँगी रिपोर्टिंग स्पीच, तो इससे फ़ौरन आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए, वो हिस्सा स्पीच का जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का हिस्सा होता है, और ये स्पीकर, रिपोर्ट करने वाले स्पीकर के अल्फाज होते हैं। तो ठीक है, तो ये आपने जहन में बिठाना है। तो इससे हम अब ये चूँकि आपको सुनने में बार बार आगे मिलेगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये देखिए, फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्ट, ये सारी चेंजेस आएंगी रिपोर्टेड स्पीच में, ये भी आप जहन में रखिएगा। तो जो भी फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच। बाहर वाले हिस्से का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अंदर वाली स्पीच का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाहर वाली यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। जबकि
ये जो आगे है सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच। जो सेकंड पर्सन होगा वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन कौन होते हैं। तो अब ये ध्यान में बिठा लें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, जबकि थर्ड पर्सन जो होगा वो चेंज होगा कैसे, नेवर चेंज। ठीक है, तो ये एन शो करता है नेवर चेंज। तो फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड विल नॉट चेंज। तो ये इस तरह से ये फार्मूला वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्व्स। अब इसमें सिंगुलर्स भी हैं और इसमें प्लूरल्स भी। मैंने सारे लिख दिए हैं ताकि आपको जहन में आ जाए कि ये सारे जहाँ कहीं भी अगर आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ होंगे तो ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हैं। आगे वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्व्स, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स हैं। तो ये सारे कलेक्टिवली फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। तो जहाँ कहीं भी फर्स्ट पर्सन आएंगे तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होंगे। सेकंड पर्सन देखें, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस इंक्लूड यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स। इसमें सिंगुलर्स भी हैं, इसमें प्लूरल्स भी हैं। आपको पता है यू सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है। ऐसे ही यू वाला जो है यू, योर सेल्फ जो है यहाँ पे सिंगुलर के लिए, योर सेल्व्स यहाँ पे प्लूरल के लिए। तो ये सारे सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं। तो जहाँ कहीं भी सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे बाहर वाली स्पीच के, इनके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक उसके साथ चेंज हो जाएंगे। अच्छा, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या हैं? ये हैं ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देमसेल्व्स, देयर, देयर्स, वन, वनसेल्फ और एनी नेम, नेम भी कोई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये था सारे के सारे जो हैं वो ये सारे थर्ड पर्सन्स हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। इसमें सिंगुलर्स भी हैं, इनमें प्लूरल्स भी हैं। ही से बनने वाले भी सारे हैं, शी से बनने वाले भी सारे हैं, इट्स से बनने वाले और दे से, ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोनाउंस है। तो ये सारे आपने जहन में रख लेने हैं कि ये सारे के सारे कौन से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, कौन से सेकंड है, कौन से थर्ड है। तो ये मुश्किल नरेशंस नहीं होती हैं, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उन चीज़ों को आप ध्यान से समझ लें, एक दफ़ा दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लें तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी नरेशंस को समझने में, उनको टैकल करने में। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं जी। तो माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, इसको हम समझेंगे कि चेंज इन प्रोनाउंस होता कैसे है। ये हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स मैंने रखी हैं, यहाँ देख लें आप कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज कैसे होता है। ये हम देखेंगे। पहली एग्जांपल है यहाँ पे, शी सेड आई लाइक टू ईट मैंगोज। यहाँ पे ये सेंटेंस, इसमें आप देखें कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है आई। ठीक है, तो आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? शी सेड दैट शी लाइक्ड टू ईट मैंगोज। अब यहाँ पे आई से हो गया शी। ठीक है, आई से शी कैसे हुआ? हमने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब भी इधर इस सेक्शन में आएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी कि जो भी सब्जेक्ट इस रिपोर्टेड स्पीच का अंदर होगा उसको हम बाहर वाले के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आई है सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हम इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, दैट इज़ थर्ड पर्सन। अब शी थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, तो हम इसका मतलब है हम आई को कन्वर्ट करने जा रहे हैं थर्ड पर्सन में। तो आई को हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा शी सेड दैट शी, आई से हो गया शी कौन सा, यहाँ से आया। शी लाइक से हो जाएगा लाइक्ड, क्योंकि ये टेंस की बैक शिफ्टिंग हुई है, प्रेजेंट से पास्ट में चला गया, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में, इनकी फर्स्ट वर्ब हो गई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। टू ईट मैंगोज, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ से हट चुके हैं और दैट आ गया है। इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करने के बाद सिंपल, चूँकि स्टेटमेंट है सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे दैट आता है। ये हम चेंजेस आगे डिटेल से बात करेंगे। अभी हमारा फोकस सारा है कि प्रोनाउंस का चेंज कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है प्रोनाउंस कैसे चेंज हो रहे हैं। तो वही फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा SON का। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो रहा है, यानी कि एस सब्जेक्ट से हो रहा है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे थर्ड पर्सन।
आगे चलते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को समझते हैं कि शी सेड टू मी यू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसमें देखें शी सेड टू मी, सेड टू जहाँ होता है सिंपल सेंटेंस के अंदर, तो सेड टू वहाँ पे सेंटेंस के मुताबिक टोल्ड में चेंज हो जाता है। सेड टू है अगर तो वो हो जाएगा टोल्ड, शी टोल्ड मी। अब यहाँ आ गया दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे हमने इसको लिंक करने के लिए दैट लगा दिया, दैट। अब यहाँ देखें जो असल बात जिस पर हम आ रहे हैं, ये प्रोनाउन चेक करें आप, यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो हमने सीखा है SON का फार्मूला से अगर सीखते हैं उसको जहन में लाते हैं, तो SON के मुताबिक तो जो सेकंड ओ के नीचे था टू, इसका मतलब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जहाँ ये सेकंड पर्सन है तो ये इसमें जहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसे चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये देखें ये सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट है, सेड टू तो वर्ब है, और यहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसको, इसका मतलब है सेकंड पर्सन, तो पर्सन इसके मुताबिक चेंज होने वाला है। तो हमने इसको कर दिया ऐसे कि यू होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जिनके सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन। तो हमने मी तो नहीं लगाना क्योंकि मी है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे केस, जबकि हमें चाहिए सब्जेक्टिव, हमने इसे रिप्लेस करना सब्जेक्टिव के साथ। तो हमने उसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई, मी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सूटेबल फॉर्म लगानी होती है, सूटेबल केस जो होता है प्रोनाउन का उसको हमने लगाना होता है। तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया, यहाँ पे किसको, आई को। शी टोल्ड मी दैट आई, और वेस्ट से हो जाएगा वेस्टेड, वही बात है कि प्रेजेंट टेंस हो जाएगा पास्ट टेंस में शिफ्ट, बैक शिफ्ट, तो ये हो गया वेस्टेड। आगे योर प्रेशियस टाइम है तो ये हो जाएगा माई प्रेशियस टाइम। यहाँ प्रेशियस में नहीं लिख सके, आप इसको देख लें, लेकिन यहाँ पे आता है माई प्रेशियस टाइम। अब देखिए योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगेन देखें आप तो वो फर्स्ट पर्सन है, हमने इसको भी फर्स्ट पर्सन में, लेकिन सूटेबिलिटी आप देख लें कि किस तरह से आपने कौन सा केस यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज़ करेंगे तो फिर ये माई हो जाएगा, दैट आई वेस्टेड माई प्रेशियस टाइम। तो ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के सिलसिले में कैसे होगा कि ही सेड शी इज़ बिजी विद हर टॉय, डायरेक्ट स्पीच है। इसमें देखिए ही सेड दैट शी वाज बिजी। अब देखिए हमने शी को शी ही क्यों रहने दिया, क्योंकि शी है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर आप फार्मूला को जहन में लाएं SON को, तो N के नीचे था थर्ड, 3, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू क्या, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नो चेंज, तो थर्ड पर्सन नहीं होता चेंज। इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन को हमने थर्ड पर्सन ही रखना है, उसको हमने चेंज नहीं करना, इसलिए हमने शी को शी रहने दिया। ही सेड दैट शी इज़ हो जाएगा, चूँकि ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसमें पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, वो हो जाएगा वाज। शी वाज बिजी विद हर टॉय। तो ये सारा आपने देख लिया कि किस तरह से हम इसको पर्सन्स को चेंज करते हैं, प्रोनाउंस को चेंज करें, चेंज इन प्रोनाउंस है, इसकी एग्जांपल्स हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि टेंस में किस तरह की चेंजेस आती हैं। तो ये वो जनरल चेंजेस हैं टेंस की जो कि टेंस के अंदर स्पीच के टेंस में आती हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ये सारी तब्दीलियाँ टेंस की जो आती हैं वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आती हैं। रिपोर्टेड स्पीच से मुराद वो वाला हिस्सा जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो ये आगे चल के जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो इसमें तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस ये हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टेंस की चेंजेस इस तरह। अब इनको आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है, और इनको जब आपको ये चीज़ें समझ आ गई ना तो आपके लिए किसी भी टेंस को हैंडल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मैंने इसको आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि आपको ये अच्छे से दिमाग में आ जाए। आप इसका चार्ट अपने पास रखिएगा और इसको अपने पास इसको नोट डाउन कीजिएगा, इस तरह से आपको ये याद रहेगा कि ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। प्रैक्टिस में आपकी ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच के अंदर, यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए सारा इससे डायरेक्ट स्पीच का कॉलम सारा ये बनाया है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर ये वाले वर्ब की फॉर्म्स आ रही हैं तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में वो किस तरह से किस में चेंज होगा। ठीक है, तो ये कॉलम इनडायरेक्ट स्पीच का इस साइड पे आप देखें। अब देखें अगर तो डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच समझ रहे हैं आप ना कि डायरेक्ट स्पीच कौन सा है और मैं इनडायरेक्ट स्पीच किसकी बात करूँगी। तो देखें डायरेक्ट स्पीच में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स आपको पता है,
वर्ब की फोर फॉर्म्स होती हैं। कौन सी? पहले को कहते हैं प्रेजेंट, यानी कि उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। दूसरी जो फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम पास्ट टेंस भी कहते हैं। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, ठीक है। इसका मैं अलग से भी एक लेक्चर बनाऊंगी जो आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो मैं बहुत डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसमें आप ये देखें कि ये तो बहुत ही बेसिक होता है इंग्लिश ग्रामर का। आप स्टार्ट ही जब आप लेते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ये ज़रूर आनी चाहिए, तभी तो आप आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ कहीं भी आएगी वो चेंज हो जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए वो चेंज हो जाएगी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। अच्छा, सेकेंड फॉर्म अगर वर्ब आ जाए तो वो कैसे चेंज होगी? देखिए, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो वो चेंज हो जाएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। फिर अगर हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि हैज़ या हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म अगर आती है, ठीक है, ये तो हो गया हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ये तो इसमें चला गया। अगर यहाँ पे हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म अगर आती है तो ये भी चेंज हो जाएगा। अगर हैज़ हो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या फिर हैव हो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ये दोनों सूरतों में ये चेंज हो जाएंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये दोनों केसेस में ये वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ जाए तो क्या होगा? इस सूरत में क्या होगा? अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, तो आगे ये फर्दर इसके साथ क्या होगा? नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज़ रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये 4 नंबर वाले कॉलम को देख लें, रो को देखिए, और ये 7 नंबर वाले इनको भी चेक कर लें। ये वो हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। तो 4 वाले आपने देख लिया कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हो तो वो चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। अच्छा आगे देखते हैं। इस एम आर अगर आ जाता है टेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर ये अगर इज एम आर है तो वो चेंज हो जाएगा वाज या फिर वर में। वही बात है कि अगर सिंगुलर होंगे तो वाज आ जाएगा, प्लूरल हुआ तो वर। इसी तरह से अगर वाज या वर हैं तो ये वाज या वर आगे चल के हैड बीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये पास्ट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, यानी कि वाज या वर चेंज होके हैड बीन हो जाएंगे। अच्छा, अगर हैड बीन आ गया तो क्या होगा? हैड बीन आ गया तो वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज, हैड बीन सेम हैड बीन ही रहेगा। इसी तरह से डू और डज अगर आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो क्या होगा? डू और डज आते हैं तो वो हो जाएंगे दोनों, चाहे डू है या डज है, दोनों सूरतों में ये हो जाएंगे चेंज। डिड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की वैसे भी फर्स्ट फॉर्म ही लगा करती है, इसीलिए हम इसको डिड लगाने के बाद, यानी कि बैक शिफ्टिंग तो होगी, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिड, तो उसके बाद क्या होगा? पास्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अगर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं तो क्या होगा? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर होते हैं तो ये हो जाएंगे चेंज हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ये जहन में बिठा ले कि हैड के बाद या हैज़ हो या हैव हो, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगा करती है, इसीलिए डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे चल के हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक के किस्सा। फ्यूचर में चले जाएं तो विल हो या शेल हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो ये चेंज हो जाएंगे वुड में, शुड में, ठीक है। वुड और शुड में हो जाए। आपको पता है ये वुड और शुड ये क्या है? ये मॉडल वर्ब्स हैं। ऐसे ही अगर कैन है, ठीक है, कैन है तो कैन चेंज हो जाएगा कुड में। अगर मे है वो चेंज हो जाएगा माइट में। इसके अलावा एक और भी था, वो मैं यहाँ मैं नहीं मेंशन कर सकी। मस्ट, अगर मस्ट हो, MUST मस्ट, ये भी मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे मस्ट हो जाएगा हैड टू, ठीक है। ये जहन में रखनी। और ये यहाँ से ये जो 10, 11, 12 और जो 13 मैंने अभी बोला है, ये सारे के सारे ये मॉडल वर्ब्स हैं और ये अनचेंज रहेंगे। अगर फर्ज करें यहाँ से आगे वुड, शुड, कुड, माइट और हैड टू अगर आ जाता है तो ये क्या होगा? यहाँ से आगे ये चेंज नहीं होंगे। वुड, शुड, कुड, माइट और हैड टू
ये चेंज आगे नहीं होंगे, ये अनचेंज रहेंगे, इसलिए इनको मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से अपने पास नोट भी करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको माइंड में रखिएगा और इन्हीं चीज़ों से आप आगे हेल्प ले सकेंगे और सारी नरेशंस आपको बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएंगे अगर आपको ये चीज़ें समझ में एक दफ़ा आ गई। जी, अब यहाँ पे हम बात करने लगे हैं चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस जो होते हैं उनमें क्या चेंजेस आती हैं, आपको पता है ना एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स वो होते हैं जो किसी भी वर्ब को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। एड मीन उसके अंदर या तो उसके मीनिंग्स में एडिशन करते हैं या उसको एड देते हैं, इनके उसको हेल्प देते हैं। तो दोनों सूरतों में एडवर्ब्स जो वर्ब को ही समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प देते हैं। और ये मतलब कोई भी काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से, कितनी स्पीड से हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, या फिर किस वक्त हो रहा है, किस जगह। तो ये सारे के सारे जितने भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये सारे के सारे एडवर्ब की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो आप काइंड्स हैं सॉरी, तो उसमें आप देख सकते हैं एडवर्ब्स को। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ना एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं हम उनको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो ये वो वाली जनरल चेंजेस हैं एडवर्ब्स की जो कि हम इसमें बहुत ज़्यादा इसको देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये हम वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर ये इस तरह से आ जाते हैं तो हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करेंगे। तो फर्स्ट अगर ये देखें दिस अगर आ जाता है तो ये चेंज हो जाएगा दैट में, इनडायरेक्ट स्पीच में जाके। जबकि डायरेक्ट स्पीच के अंदर दीज होगा तो दोज में, हेयर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ देन में हो जाएगा, टुडे दैट डे में हो जाएगा, टुनाइट दैट नाइट में हो जाएगा, टुमारो नेक्स्ट डे में, या फिर द फॉलोइंग डे में हो जाएगा, येस्टरडे द लास्ट डे, द प्रीवियस डे। इन दोनों में से आपको ये यूज़ कर सकते हैं। हैंस हो जाएगा देंस में, दस हो जाएगा सो में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। इसमें से आप और भी कर सकते हैं इसमें एडिशन, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, इसमें नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, द नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। इस तरह के बहुत सारे आप जैसे मिलते जुलते और बना सकते हैं। ये आपको इसमें ये आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में। ठीक है, मज़ीद भी आप इससे बना सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स इसमें आप देखें, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे चूँकि ये मेरा लेक्चर एक इंट्रोडक्शन के बारे में है, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन अभी दे रही हूँ। बाकायदा से मैं सेंटेंसेस के अंदर जाके उनको मैं अभी नहीं आपको उसके बारे में अभी नहीं सिखा रही, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको बहुत लगेगा, लेंथी लगेगा, जो है वो इसमें वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अभी ये जो जनरल सारा इंट्रोडक्शन है, इसके बाद आपको मैं ये वो सेंटेंसेस बता रही हूँ। यहाँ पे ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको हम स्टेप वाइज आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम स्टेप वाइज सीखेंगे कि अगर इस तरह का सेंटेंस होता है तो उसे कैसे चेंज करेंगे, इस किस्म का सेंटेंस है उसे कैसे चेंज करेंगे, इस किस्म का है। ये सारी देखें, ये मैंने आपके सामने लिखी हैं। मैं थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे इसका बता देती हूँ इंट्रोडक्शन कि ये किस किस्म के सेंटेंसेस हैं, इनको हमने इनके हिसाब से चेंज करना है। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो सारा इसमें अपलोड करूँगी। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। ये हम सारी बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस की काइंड होती है उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। यहाँ देखिए पहले एग्जांपल में आप, ही सेड टू मी आई एम द कैप्टन ऑफ माई फुटबॉल टीम। ठीक है, आई एम द कैप्टन ऑफ माई फुटबॉल टीम। अब ये देखिए, ये एक यहाँ से ये बात आपको लग रही है, ये सिंपल है, स्टेटमेंट है कि मैं अपनी टीम का, अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं अपनी फुटबॉल टीम का कप्तान हूँ या कैप्टन हूँ। ये हो गया इस तरह से। अब देखें, ये सिंपल सेंटेंस है, इसे हम एजर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसे हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये होगी एक काइंड। अब दूसरे में देखें, ही सेड टू मी आर यू माई फ्रेंड। उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरे दोस्त हो। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क शो करता है और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर शो कर रहा है अंदर वाला, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, कि ये एक क्वेश्चन है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसके जो चेंजेस आएंगी वो डिफरेंट होंगी, इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आपको मैं समझा दूंगी, बहुत ही आसान लगेगा। और एक चीज़ और भी, अच्छा ये नीचे पहले देखें आप, ये थर्ड में देखें, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग।
तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ आर आपको नज़र आ रहा है, आर है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट वही क्वेश्चन है, जबकि यहाँ आप देखें वेयर लिखा हुआ है, ये वेयर क्या है, ये WH फैमिली है, यानी कि वो ये दूसरी किस्म का क्वेश्चन है, ये एक दूसरी फैमिली है जिन क्वेश्चंस को हम सेकंड आप इसको हेल्पिंग वर्ब वाली एक होते हैं क्वेश्चंस, एक होते हैं इनको हम सिंपल क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन जिनका आंसर हमेशा यस या नो में होता है, और ये वो क्वेश्चंस होते हैं WH वाले जो कि डिटेल या फिर एक्सप्लेनेशन डिमांडिंग क्वेश्चंस होते हैं। इनमें जो है वो डिटेल भी होती है, ठीक है, इसलिए ये इनका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, चेंज इनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो ये तो हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब देखिए नेक्स्ट में शी सेड टू हिम व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे कि उसने कहा कितना खूबसूरत फूल है। अब ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड में आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस वाइज चलेंगे आगे। अब देखिए आगे है आई सेड टू हिम गिव मी योर बुक, मैंने उसे कहा मुझे अपनी किताब दो। अब यहाँ पे आपको इससे लग रहा है गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो, ये ऑर्डर या कमांड आपको लग रहा है। अगर एडवाइस होती तो यहाँ पे सॉरी अगर रिक्वेस्ट होती तो प्लीज़ होता, ठीक है ना, तो प्लीज़ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे ये ऑर्डर या कमांड है। तो इसमें इसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें मज़ीद और भी चीज़ें होती हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑर्डर या कमांड होता है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें पाई जाती हैं, एडवाइस वगैरह, ये सारी चीज़ें ये इम्पेरेटिव का हिस्सा है ये। फिर इसके अलावा एक और कैटेगरी भी आती है जिसको ऑप्टेटिव कहते हैं, वो दुआये जुमले होते हैं जिसमें कोई भी विश या कोई भी प्रेयर पाई जाती है, तो वो ऑप्टेटिव भी होते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के, ठीक है, वो भी होता है। तो ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, अब हम अपने नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे वो अब हम इनको सेंटेंस वाइज करना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब यही है, बस ये सेंटेंसेस हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस आपने देख लिए, हमने इनको स्टेप वाइज करना है, इनको समझ लेंगे तो बस नरेशंस आपकी सारी मुकम्मल हो जाएंगी। तो कोई मसला नहीं है, आपको इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं समझना, आसान समझना है, घबराना नहीं है, बस हिम्मत से काम लेना है। और यहाँ पे इतनी बड़ी हिम्मत की बात भी नहीं है, तो 3 चीज़ें हैं मोटी मोटी, आप समझ लें, बस आप समझ लें, आपके इसमें मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपसे अगर आपको मेरी ये अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ आप मुझे मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिए अगर आपने नहीं किया, और इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।